हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट प्रेप विशाखा। मेरा नाम रजत है। वीडियो के इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की सोशल साइंस की न्यू एनसीईआरटी बुक के सिलेबस को चैप्टर वाइज, जो कि थीम्स में डिवाइडेड है। हमने पिछले वीडियो में थीम ए के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा, दैट इज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। एंड आज इस वीडियो में थीम बी, दैट इज टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट के चैप्टर 4 को, चैप्टर का नाम है न्यू बिगिनिंग्स, सिटीज एंड स्टेट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे से कोट से करी गई है, जो कि कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र से लिया गया है। न्यू बिगिनिंग, सिटीज एंड स्टेट्स, चैप्टर 4 है ना। कोट को पढ़ लेते हैं। द किंगडम शैल बी प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफाइंग द कैपिटल एंड द टाउन्स एट द फ्रंटियर्स। द लैंड शुड नॉट ओनली बी capable of sustaining the population but also outsiders in times of calamities. It should be beautiful, being endowed with cultivable land, mines, timber forest, elephant forest, and good pastures rich in cattle. It should not depend only on rain for water. It should have good roads and waterways. It should have a productive economy with a wide variety of commodities. क्या मतलब है इस कोड का? चाणक्य ने इसमें बताया है कि जो किंगडम है होता है, राज्य, वो फोर्टिफाइंग होना चाहिए। फोर्टिफाइंग मीन्स जो किलेबंदी होती है मजबूती से, उसको होना चाहिए। और जो चार दीवारी रहती है उसकी, उसको भी राज्य की रक्षा के लिए मजबूती से बनाया जाना चाहिए। द लैंड शुड नॉट ओनली बी, और जो लैंड होनी चाहिए राज्य की, जो ज़मीन होती है, वो कैपेबल होनी चाहिए पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए। और जो कि जो आपदाएँ आ जाएँ कभी, तो जो आउटसाइडर आते हैं उनको भी शरण देने में सक्षम होनी चाहिए। और ब्यूटीफुल होनी चाहिए, वहाँ पे कल्टीवेबल लैंड हो, माइन्स हो, टिम्बर फॉरेस्ट भी होने चाहिए, एलिफेंट फॉरेस्ट हो, और जो कैटल्स होती हैं उनके लिए गुड पास्चर्स भी होने चाहिए उस राज्य में। और ये सिर्फ जो वहाँ की जो जिस राज्य की बात करी जा रही है उसमें सिर्फ वो ज़मीन है, लैंड है, वो सिर्फ वाटर पे ही नहीं डिपेंड होनी चाहिए टोटली, वो इतनी फर्टाइल होनी चाहिए। और दूसरे जो वो इरिगेशन के जो ऑप्शंस होते हैं वो भी वहाँ अवेलेबल होने चाहिए, जैसे रिवर्स वगैरह है ना। और वहाँ अच्छे रोड होने चाहिए, वाटरवेज हों, और प्रोडक्टिव इकोनॉमी हो, तरह तरीके की अलग अलग जो कमोडिटीज़ लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, वो सब एक राज्य में होना चाहिए। तो चाणक्य ने अपने कोट में ये बताया है कि एक राज्य कैसा होना चाहिए। ये इमेज दी गई है, रूइंस ऑफ मेजर स्ट्रक्चर ऑफ राजगृह, जो कि आज के मॉडर्न डेज में बिहार में है ये। व्हेन इट वाज द कैपिटल ऑफ द मगध महाजनपद, जो मगध महाजनपद था, उसकी उस टाइम पे ये राजधानी हुआ करती थी। कौन? राजगृह। ठीक है, तो उसके कुछ अवशेष ये दिखाई दे रहे हैं आपको इस इमेज में। द बिग क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें पूछा गया है कि जो सेकंड अर्बनाइजेशन है इंडिया का, उससे आप क्या समझते हैं। तो जो 600 बीसी से 300 बीसी तक एंशियंट टाइम में इंडिया में जो 16 महाजनपद उभर कर आए, तो उन्हीं को सेकंड अर्बनाइजेशन बोला जाता है ना। और ये जो वो टाइम था जिसमें एग्रीकल्चर जो थी, वो उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, सडनली हाइक देखने को मिला जो क्रॉप्स थी, है ना। और ये जो महाजनपदास थे, वो इंडो गेंजेटिक जो प्लेन्स है वहाँ पर सेंट्रलाइज थे। दूसरा है वायवर्ती जनपदास एंड महाजनपदास, एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडियाज अर्ली हिस्ट्री। तो इसमें पूछा गया है जनपदास और जो महाजनपदास थे, जनपद और महाजनपद, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया की जो अर्ली हिस्ट्री थी उसको डेवलप करने में। क्यों? तो ऑब्वियसली जनपद और वो महाजनपद जो थे, वो उन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया इंडिया की हिस्ट्री को शेप करने में। क्योंकि ये जो जब ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया ट्रांजिशन को, किसके? जो स्मॉलर जो क्लैन वगैरह थे उस टाइम, जनपद छोटे छोटे, वो महाजनपद में उभर कर आए। और जो सोसाइटीज थी वो लार्जर हो गई, ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में
और डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल जो अलग एक पॉलिटिकल जो उनका गवर्नेंस थी वो इस टाइम पे देखने को मिली। तो इस टाइम पे जो अर्बनाइजेशन था वो बहुत तेज़ी से देखने को मिला और जो किंगडम थे वो बहुत ही पावरफुल हुए और यहाँ पे जो न्यू रिलीजियस और जो फिलोसॉफिकल आइडियाज़ थे वो भी इमर्ज होकर तेज़ी से सामने आए। तो दैट इज़ व्हाई जनपदास एंड महाजनपदास एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन अर्ली इंडियाज़ अर्ली हिस्ट्री। थर्ड है व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डिड दे इवॉल्व। तो इन जो महाजनपद थे या जनपदास उन्होंने जो कौन सी किस टाइप की जो गवर्नेंस थी उनके स्टेट्स की वो कैसे इवॉल्व हुई या किस सिस्टम को उन्होंने इवॉल्व किया। तो उन्होंने क्या किया कि जो कबीले थे वो एसोसिएटेड हो गए छोटे छोटे और उन्होंने मिलकर एक महाजनपद बना लिए, है ना, पावरफुल किंगडम के रूप में उभर के आए। तो और उसमें क्या होता था जो एल्डर्स होते थे, है ना, उनकी सभा थी, समितियां बनाई होती थी वहाँ पर और उसमें जो मेंबर्स होते थे वो एल्डर्स होते थे, मिनिस्टर वगैरह रहते थे और जो मेन हेड था उनका वो एक किंग हुआ करता था। तो जो पावर थी स्टेट की वो सेंट्रलाइज हो गई और मोर ऑर्गेनाइज वे में देखने को मिली यहाँ पर। तो ऐसे जो गवर्नेंस का सिस्टम था वो सेंट्रलाइज था और हेड ऑफ द स्टेट एक किंग हुआ करता था। ठीक है। एंड राज्य से जुड़े जो मैटर कंसर्निंग मैटर हुआ करते थे उनको सभा या समिति में डिस्कस तो किया जाता था बट जो फाइनल डिसीजन होता था वो हेड ऑफ द स्टेट जो कि किंग था उसी का हुआ करता था। तो इस तरह की गवर्नेंस वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, let us recall that in the early second millennium BC, that is over a few centuries after 2000 BCE, the Indus Harappan Sindhu Saraswati civilization, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं, विच वी कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट अर्बनाइजेशन। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं। और जो क्या हुआ उसका डिसइंटीग्रेटेड हो गया वो, सम ऑफ इट्स सिटीज वर अबंडेंट, और जो उसकी सिटीज थी फर्स्ट अर्बनाइजेशन की वो बिल्कुल खत्म हो गई, अबेंडेंट हो गई, डिक्लाइन हो गई ये वाली सभ्यता जो थी फर्स्ट। इन अदर्स सम पीपल कंटिन्यूड लिविंग देयर बट रिवर्टिंग टू अ रूरल विलेज लाइफस्टाइल। और जो थोड़े बहुत लोग रह भी गए थे तो वो क्या करते थे, क्योंकि अर्बन जो सिटीज थी वो तो सारे खत्म ही हो गए थे, अबेंडेंट हो गई थी, बट कुछ लोग जो रह गए थे तो वो रूरल लाइफ में और गाँव में अपने लाइफस्टाइल को अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे वहाँ। मतलब कोई अर्बनाइजेशन रहा नहीं था। दे हैड टू सिंस, क्योंकि उनको ऐसा करना पड़ रहा था क्योंकि ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द हड़प्पन अर्बन order had disappeared. Elaborate structures, both private and public, crowded streets and busy markets, जो वहाँ जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम, तो जो क्राउडेड स्ट्रीट्स हुआ करती थी, भीड़ भरी सड़कें और बिजी मार्केट्स, डिफरेंट कम्युनिटीज विद स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस, जैसे कि मेटल स्मिथ थे, पॉटर्स थे, बिल्डर्स, वेवर्स, क्राफ्ट्स पीपल एंड सो ऑन। इस जितने भी लोग थे वो सब अब देखने को नहीं मिल रहे थे वहाँ। और राइटिंग सिस्टम, sanitation system, the presence of an administration, and behind it all a larger state structure with a ruling class at the head। तो जो और जो लार्जर जो स्टेट हुआ करता था जिसमें कौन राजा उसका हेड हुआ करता था, वो सब के सब अब वहाँ कुछ नहीं था। एंड फॉर अ होल मिलेनियम अर्बन लाइफ रिमेन्ड absent फ्रॉम इंडिया। तो पूरे की पूरी 1000 साल तक, 2000 से 1000 साल तक, जैसे 2000 BC से 1000 BC तक जो अर्बनाइजेशन था इंडिया में वो एब्सेंट रहा। दो दे देयर में हैव बीन अ फ्यू टाउन्स हियर एंड देयर इन नॉर्थ इंडिया। और जो कुछ थोड़े बहुत जो टाउन्स हैं छोटे मोटे वो इधर इधर इंडिया नॉर्थ इंडिया में हो सकते हैं, बट मोस्टली जो अर्बनाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो डिक्लाइन हो चुका था। ये मैप है द फर्टाइल गेंजेटिक प्लेन्स हैव दी महाजनपदास टू ग्रो एंड प्रॉस्पर, है ना। तो ये गेंजेटिक प्लेन तुमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। तो वहाँ पर जो महाजनपदास थे सारे के सारे यहीं सेंट्रलाइज थे और यहाँ पे ही ग्रो हुए और प्रॉस्पर हुए, क्योंकि जो रिवर सिस्टम है यहाँ का बहुत ही वास्ट है। इसकी वजह से जो लैंड है वो फर्टाइल है और एग्रीकल्चर के लिए मोस्टली सुटेबल है। इंडीड देयर वर important regional cultures which need not study here। Then in the first millennium BC, a vibrant new phase of urbanization began in the Ganga plains, parts of the Indus
और सिंधु बेसिन एंड नेबरिंग रीजन्स, ग्रेजुअली स्प्रेडिंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो जो फर्स्ट मिलेनियम बीसीई है, उस टाइम से एक न्यू फेज ऑफ अर्बनाइजेशन की, यहाँ जो गंगा का एरिया है अभी मैप में जो देखा, और कुछ पार्ट इंडस रिवर का, और जो आसपास के जो रीजन है वहाँ एकदम से अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलता है 1000 बीसी से, है ना। ये डाउन होती है ऐसे करीब 900 800, है ना, ये क्योंकि बिफोर क्राइस्ट है तो ये डाउन की तरफ चलती है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ इस टाइम पे न्यू फेज ऑफ अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगी या मिलती है। हाउ डू वी नो दिस, और हमें ये कैसे पता है? मेनली फ्रॉम टू सोर्सेज। फर्स्ट क्या है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन दैट हैव कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ दोस एंशिएंट अर्बन सेंटर्स। तो जो आर्कियोलॉजिकल की जो एक्सकवेशन है, खुदाइयाँ वगैरह, उनसे हमें कंफर्म हुआ है क्योंकि एविडेंस मिले हैं एंशिएंट अर्बन सेंटर्स के, जो सेकंड अर्बनाइजेशन है उसका। एंड सेकंड, एंशिएंट लिटरेचर डिस्क्राइबिंग देम। और जो एंशिएंट लिटरेचर है हमारे ग्रंथ, उनमें भी इनकी बात कही गई है जो अर्बनाइजेशन है, जैसे कि लेटर वैदिक जो वेद थे, और बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर में आपको रेफरेंस देखने को मिलेगा अर्बन सेंटर्स का, सेकंड वाले, है ना। दिस न्यू फेज इज ऑफन कॉल्ड इंडिया सेकंड अर्बनाइजेशन। तो ये जो न्यू फेज है वो क्या बोल कहा जाता है इसको? सेकंड अर्बनाइजेशन, विच इंसिडेंटली हैज कंटिन्यूड राइट अप टू टुडे, और जो कि अभी तक कंटिन्यू है। लेट्स सी हाउ दिस फेज इमर्ज्ड। जनपदास एंड महाजनपदास। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड मिलेनियम बीसीई, रीजनल कल्चर्स ग्रेजुअली रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन नॉर्थ इंडिया। तो जो सेकंड मिलेनियम बीसीई के जो एंड में रीजनल कल्चर्स जो थे, जो रीजनल सोसाइटीज छोटी छोटी थी, वो धीरे धीरे क्या होता है उनमें अपने आप को वो रीऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। नॉर्थ इंडिया में जो कि मोस्टली गंगा जो प्लेन एरिया है वहाँ, एज पीपल फॉर्म क्लैंस और ग्रुप्स, क्या किया उन्होंने? छोटे छोटे कबीले बना लिए, ग्रुप्स बना लिए, है ना। प्रोबेबली शेयरिंग अ कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन कस्टम्स, है ना। ईच क्लान केम टू बी एसोसिएटेड विद द टेरिटरी और जनपद लेड बाय अ राजा और रूलर। तो जो कॉमन लैंग्वेज और कॉमन कस्टम्स शेयर करते थे आप आपस में, उन्होंने छोटे छोटे कबीले बना लिए और उन्होंने अपने आप को इससे एसोसिएट कर लिया, जो जनपद थे राजा के द्वारा रूल किए जाते थे, एक राजा हुआ था। जनपदा क्या है? इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स वेयर द पीपल जन हैव सेट फुट, पदा दैट इज हैव सेटल डाउन। तो जनपद का क्या मतलब है? कि जहाँ लोग बस गए। द जनपदास ग्रू एज ट्रेड नेटवर्क एक्सपेंडेड एंड कनेक्टेड देम। और जैसे जैसे जनपद का जो वो ट्रेड था उनका विस्तार हुआ ट्रेड का, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होते गए। बाय द 8th और 7th सेंचुरी BCE, some of those early states had merged together. The resulting bigger units were known as महाजनपदास। तो अगर हम देखें 8th और 7th सेंचुरी BC तक आते आते ये जो छोटे छोटे जनपदास थे, सोसाइटीज कह सकते हैं आप, जो कबीले, वो आपस में एक दूसरे में मर्ज हो गए, है ना। ये छोटे छोटे थे वो एक दूसरे में मर्ज हो गए अब। तो वो क्या बन गए? महाजनपदास। ठीक है। ऑल्दो द टेक्स्ट हैव डिफरेंट लिस्ट ऑफ देम, द मोर फ्रिक्वेंट लिस्ट गिव्स द नेम्स ऑफ 16 महाजनपदास। तो जो सबसे प्रचलित जो लिस्ट है वो कौन सी है? 16 महाजनपदास की। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द गंधारा इन द नॉर्थ वेस्ट टू आंगा इन द ईस्ट एंड टू अश्मका इन सेंट्रल इंडिया, close to the Godavari river. See map. There have been a few more along with some smaller जनपदास continuing independently. तो ये कहाँ से कहाँ तक थे? गांधार जो नॉर्थ वेस्ट में है, और आंगा ईस्ट में, और अश्मका सेंट्रल इंडिया में, है ना, जो गोदावरी के एसोसिएटेड है। और कुछ दूसरे भी जनपद थे वो अपना इंडिपेंडेंटली ही रूल करते रहे। थिंक अबाउट इट। नोटिस हाउ मेनी ऑफ द महाजनपदास आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द गंगा प्लेन्स। तो हमें ये देखना है कि जो कितने महाजनपद थे वो गंगा प्लेन में कॉन्सेंट्रेटेड थे या सेंट्रलाइज थे। देर आर सेवरल पॉसिबल रीजन फॉर दिस, इंक्लूडिंग द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन द फर्टाइल गंगा प्लेन्स, है ना, द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर इन द माउंटेन्स एंड हिल्स,
सी बिलो अबाउट आयरन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेड नेटवर्क। तो ये ऐसा क्यों था, जो महाजनपद थे वो गंगा प्लेन में सेंट्रलाइज थे, क्योंकि वो जो वहाँ का लैंड फॉर्म है वो क्या है, एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल है। दैट इज वाई दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन दी गंगा प्लेन्स। लेट्स एक्सप्लोर द मोस्ट पावरफुल ऑफ दीज न्यू स्टेट्स वर मगध, कौशल, वत्स एंड अवंती। और जो सब इन 16 महाजनपद में जो सबसे पावरफुल थे वो कौन कौन थे, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। लुकिंग एट द मैप, कैन यू आइडेंटिफाई देयर कैपिटल्स, ऑल्सो हाउ मैनी कैन यू मैच विद इंडियन सिटीज ऑफ टुडे। तो मैप में इनकी कैपिटल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है ना। मैप देख लेते हैं एक बार। ये है नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे। ये कुरु है, उसकी कैपिटल क्या है, इंद्रप्रस्थ। पांचाल, वही छत्र, है ना। कौशल, श्रावस्ती। और जो मल्ला है वो है कुशिनारा। मगध की राजगृह, है ना। अंगा, ये चंपा। और ये ब्रिजी, वैशाली। अवंती, उज्जैनी, है ना। तो ये सारी राजधानियाँ इनकी हैं जो 16 महाजनपद थे। गंजेटिक प्लेन्स है, वहीं सारे के सारे सेंट्रलाइज्ड हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ जो लैंड्स हैं और रिवर सिस्टम है वो बहुत ही वास्ट है, उसकी वजह से जो लैंड फॉर्म है वो बहुत ही फर्टाइल है, सुटेबल टू एग्रीकल्चर। तो वाटर और फूड सबसे पहली नेसेसिटी होती है लाइफ के लिए, तो वही यहाँ अवेलेबल है, इसी वजह से ये सारे के सारे यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये गंधार है। द मैप फिगर नंबर 4.3 शोज द महाजनपदास, अब ये जो देखा, और इनकी कैपिटल उसमें मेंशन है। मोस्ट वर फेयरली लार्ज वेल फोर्टिफाइड सिटीज विद अ मोट रनिंग आउटसाइड द फोर्टिफिकेशन एज फर्दर डिफेंस, है ना। तो मोट किसको कहा जा बोलते हैं, जो फोर्ट होता था राजा का, और उसके आगे एक फोर्टिफाइड वॉल होती थी, उसके भी आगे एक ये खाई सी खोद देते थे जिसमें पानी भरा होता था। तो वो दुश्मन से बचने के लिए यहाँ पर एक डीप सी खाई यहाँ पर खोद के पानी भर दिया करते थे, है ना। तो एक तरीके का प्रोटेक्शन का काम करती थी, तो उसी को बोलते हैं मोट। Often the gateways through the rampart walls would be deliberately kept narrow, so guards may control the movement of people and goods entering or leaving the city। तो जो गेट होते थे वो बहुत ही नैरो होते थे, है ना, जिससे कि जो गार्ड हैं वो कंट्रोल कर रख सकें जो मूवमेंट है लोगों का आना जाना फोर्ट में। और जो नेसेसिटी है, जो नेसेसरी चीज़ें हैं, गुड्स, उनका import और export। It is fascinating to note that most of those ancient capital continue to be living cities today, modern cities that are often 2500 years old। तो आप नोटिस करेंगे कि जो जो उस टाइम के जो ये महाजनपद थे उनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो आज भी मॉडर्न सिटीज में आपको देखने को मिलेंगी इंडिया में। 2500 साल जो पुरानी सिटीज है ना, वो आज भी मॉडर्न सिटी में कन्वर्ट हो गई है। अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, ईच जनपद हैड एन असेंबली और काउंसिल। हमने देखा था ना चैप्टर की शुरुआत में ही कि जनपद में क्या होता था, हर एक जनपद में असेंबली हुआ करती थी, एक सभा और काउंसिल, परिषद, है ना, कॉल्ड सभा और समिति, जिसमें क्या होता था, मैटर्स कंसर्निंग द क्लान्स वुड बी डिस्कस्ड। तो जो कबीले से जुड़े मैटर्स होते हुआ करते थे उनको डिस्कस किया जाता था इन सभाओं में। रिमेंबर फ्रॉम द चैप्टर ऑन इंडियाज कल्चरल रूट्स दैट द वर्ड सभा एंड समिति फर्स्ट अपेयर इन दी वेदास, है ना। तो जो आपको याद होगा, जो सभा और समिति जो वर्ड है वो सबसे पहले कहाँ, वेदास में आपको देखने को मिलेगा, जो इंडिया के मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट है। वी मे अज्यूम दैट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वर एल्डर्स इन द क्लान्स। तो कबीले में जो ज़्यादातर लोग हुआ करते थे वो कौन थे, बड़े हुआ करते थे। द राजा वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू रूल इंडिपेंडेंटली और आर्बिट्रेटली। आर्बिट्रेटली क्या होता है, जो मनमानी करते हैं ना राजा या लीडर उनमें। तो इसमें क्या है कि जो राजा था वो इंडिपेंडेंट और अपनी मनमानी नहीं चलाता था completely। A good ruler was supposed to take the advice from those assemblies apart from the ministers and administrators।
तो जो एक अच्छा राजा होता है वो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एडवाइस ले किससे, जो असेंबली में मेंबर हैं उनके, मिनिस्टर वगैरह, उनसे, है ना, तभी जाके कोई डिसीजन ले। इंडीड अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट, जो ग्रंथ वगैरह रहते हैं, एन इनकम्पिटेंट रूलर कुड बी रिमूव्ड बाय द असेंबली। तो कुछ अगर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो इनकम्पिटेंट रूलर था वो, उसको रिमूव भी किया जा सकता था असेंबली के द्वारा, है ना, हटा दिया जा सकता था कि ये अगर कोई इनकम्पिटेंट है फॉर द स्टेट। Of course, while such mentions are significant, it doesn't mean that this was an established law. बट इसका मतलब यह नहीं था कि कोई established law था कि ऐसा ही होगा कि जो इनकम्पिटेंट रूलर है उसको असेंबली के द्वारा हटा दिया जाएगा। ऐसा कोई रूल नहीं था। ये ध्यान देने की बात है यहाँ। लेट्स रिमेंबर दैट द डाटा जो हमारे पास है वी हैव फॉर सच रिमोट पीरियड्स इज इनकम्प्लीट। तो जो एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं हम इस चैप्टर में, वो उसका जो डाटा है वो हमारे पास इनकम्प्लीट है, ये हमें याद रखना है। In their political systems, the Mahajanpadas expanded the basic principles of the Janpadas. तो जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें महाजनपद ने जो बेसिक प्रिंसिपल थे जनपद के, उनको उनका विस्तार किया, है ना। Some were in effect monarchies in the sense that the Raja was the ultimate authority. तो उसमें राजशाही थी, और क्या था, जो राजा जो था राजा, वो उस अल्टीमेट अथॉरिटी थी। अल्टीमेट अथॉरिटी मीन्स जो कि उस राज्य से संबंधित जो भी कोई डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन राजा का ही होगा। सपोर्टेड बाय मिनिस्टर्स एंड एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, है ना। हिज पोजीशन वाज हेरेडिटरी। हेरेडिटरी का क्या मतलब होता है कि एक ही फैमिली से जो उस स्टेट का रूलर रहेगा, जैसे कि कोई किंग है उसका ही बेटा आगे जाके किंग बनेगा। इन द सेंस दैट अ राजा वुड यूजुअली बी द सन ऑफ द प्रीवियस वन, है ना। तो जो राजा होगा वो प्रीवियस वन जो किंग था उसी का ही बेटा रहेगा। द किंग वुड कलेक्ट टैक्सेस और रेवेन्यू। और किंग क्या करेगा, वो टैक्स कलेक्ट करेगा, लॉ को मेंटेन करेगा, और गेट इम्प्रेसिव फोर्टिफिकेशन बिल्ट अराउंड देयर कैपिटल एंड मेंटेन एन आर्मी टू डिफेंड द टेरिटरी और वेज वॉर विद नेबरिंग वंस। तो एक जो उसको अपनी एक आर्मी को भी मेंटेन करेगा जो कि किससे वो अपने डिफेंड करने में सक्षम हो, किससे, जो बाहरी आक्रमण हो, पड़ोसी जो राज्य थे उनसे। एज द केस में भी मगध, मगध जो कि आज के बिहार में लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ टुडेज बिहार, कौशल इन पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अवंती इन द पार्ट ऑफ टुडेज मध्य प्रदेश वर अमंग द मोस्ट पावरफुल सच स्टेट्स। तो ये मगध, कौशल और जो अवंती राज्य हुआ थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे उस टाइम पर। हाउएवर एट लीस्ट टू महाजनपदास, वाजी या जिसको ब्रजी भी प्रोनाउंस करते हैं, एंड नेबरिंग मल्ला हैड अ डिफरेंट सिस्टम। तो ये जो दो स्टेट राज्य थे इनमें थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम था पॉलिटिकल, है ना। वहाँ क्या था, द सभा और समिति हैड मोर पावर एंड टुक इम्पोर्टेंट डिसीजन थ्रू डिस्कशन। तो इन दो राज्यों में जो समिति थी, सभा थी, उसके पास ज़्यादा पावर थी एज कम्पेयर टू जो दूसरे स्टेट थे, जो राज्य थे, है ना। और वो डिसीजन को डिस्कशन के थ्रू ही लिया करते थे, एंड इफ नेसेसरी थ्रू वोट। वोट भी हुआ करता था वहाँ, वोटिंग सिस्टम। हाँ, ब्रिजी और मल्ला में। सरप्राइजिंगली दिस इंक्लूडेड द सिलेक्शन ऑफ द राजा। और इसमें इस जो ये प्रोसीजर है इसमें राजा का भी सिलेक्शन इंक्लूडेड है। मीन्स राजा को भी यही सेलेक्ट करते थे, कौन, सभा और समिति के मेंबर्स। दिस मीन्स दैट दोज महाजनपदास विच वर कॉल्ड गणास और संघास वर नॉट मोनार्कीज। तो ये टोटली राजशाही नहीं थी यहाँ पे, है ना। देयर फंक्शनिंग माइट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। तो इस तरीके का जो जहाँ वोटिंग हो और जो मिनिस्टर्स हो, सभा के मेंबर्स, वो अगर डिसीजन ले रहे हैं तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक। सिंस मेंबर्स ऑफ द असेंबली वर द वंस टू सेलेक्ट द रूलर्स। और जो असेंबली के मेंबर थे वही सेलेक्ट करते थे रूलर को, और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ करते थे उनको भी वही लेते थे। इनफैक्ट स्कॉलर्स हैव ऑफन कॉल्ड देम अर्ली रिपब्लिक्स। तो जो स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनको अर्ली रिपब्लिक्स भी बोलते हैं, जो कि आज के टाइम में होता है ना, वोटिंग होती है उसी की तरह द्वारा जो हमारा लीडर चुना जाता है, पीएम या प्रेसिडेंट जो भी।
तो वो उस टाइम हुआ करता था, एंशियंट टाइम में। एज दे आर इंडीड वन ऑफ द अर्लीस्ट सच सिस्टम इन द वर्ल्ड, है ना। तो पूरी दुनिया में सबसे जो अर्लीस्ट सिस्टम था इस तरीके का, जहाँ पर जो असेंबली है उसके मेंबर डिसीजन ले रहे हैं, और यहाँ तक कि राजा को भी वही चुन रहे हैं। हेरेडिटरी सिस्टम नहीं है कि राजा का ही बेटा राजा बनेगा। तो ये अपने आप में यूनिक है। मोर इनोवेशन, द एज ऑफ द जनपदास एंड महाजनपदास वॉज एन एज ऑफ प्रोफाउंड चेंज। तो ये जो एज थी जनपदास और महाजनपदास के टाइम की, वो अपने आप में बहुत बड़े चेंज का टाइम पीरियड था, विच वुड इम्पैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन अंटिल प्रेजेंट टाइम, और जिसने अभी तक जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसको प्रभावित किया, इम्पैक्ट किया, है ना। तो कुछ वैसी वैल्यू अभी तक हमारे सिस्टम में इनकॉर्पोरेटेड है। इन दिस चैप्टर इंडियाज कल्चरल रूट्स, in grade 6 we saw the emergence of several new schools of thought, late Vedic, Buddhist, Jain in particular, and their respective literatures. Those schools disseminated their teachings and literature through scholars. तो ये जो स्कूल्स थे लेटर वैदिक पीरियड के टाइम के, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर के, वो अपनी टीचिंग को कैसे करते थे, प्रसार उनका मॉन्क्स के थ्रू और नन्स ट्रेवलिंग अक्रॉस इंडिया, और पीपल अंडरटेकिंग पिलग्रिमेजेस, है ना। इंडियन आर्ट also underwent a renewal. It will blossom in the age of empires.